हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज हम लोग जेई मेन 2019 10 अप्रैल शिफ्ट 1 का पेपर करने वाले हैं। मैं एज ए स्टूडेंट पेपर सॉल्व करूंगा। पेपर सॉल्व करते टाइम मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुम्हारी लाइन ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए, कौन से क्वेश्चन पे कितना टाइम स्पेंड करना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन को मैं उसी टाइम पे अटेम्प्ट लेने वाला हूँ या फिर मैं स्किप करके आगे निकलने वाला हूँ। किस तरीके से मिनिमम टाइम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये सारी बातें पता चलेंगी इस वीडियो को देखकर। तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में बोला गया लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब इन्होंने पहले ही बोल दिया कि मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वो ऑल रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड है, मतलब इसको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एनी ए विच इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, मतलब ए कोई एक छोटा सा पार्ट है रियल नंबर का, दिस मीन्स ए इज ऑल्सो ए रियल नंबर। डिफाइन किया गया एक नया फंक्शन जी ए सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एफ एक्स बिलोंग्स टू ए। ये वाला कंडीशन इंपॉर्टेंट, एफ एक्स बिलोंग्स टू ए हैड जी ए। ठीक है, अब यहां पे उन्होंने एक कंडीशन दे रखा है एस बिलोंग्स टू 0 से 4। एस की जो वैल्यू है वो 0 से 4 में जा रही है। अब यहाँ एस तो यूज हुआ नहीं है, लेकिन देखते हैं ऑप्शन में मुझे एस 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 दिख रहा है हर जगह। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा गलत है, जो गलत है वही सही है ना, घोर कलयुग। ओके, तो अब चारों ऑप्शंस को देखोगे तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो ऑन द स्पॉट एग्जाम में कि अचानक से ये क्या पूछ दिया गया, कंपोजिट फंक्शन ये सब। ठीक है, तो अगर तुम्हें बिल्कुल ही आइडिया नहीं लग रहा है क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि करना क्या है, अप्रोच क्या है मेरा, तो ऑन द स्पॉट क्वेश्चन पढ़ने के बाद छोड़ के आगे निकल लो। ठीक है, इस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर टाइम बचेगा तो बाद में सॉल्व कर लेना। तो देखो यहाँ पे हर ऑप्शन में एफ एस, जी एस, जी ऑफ एफ ऑफ जी एस एंड एस इन्वॉल्व है। एस इन्वॉल्व है तो मुझे ऑलरेडी पता है एस बिलोंग्स टू व्हाट, 0 से 4। अच्छा, एस की वैल्यू 0 से 4 के बीच में है, तो एफ एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ। तुम बोलोगे 0 से 16 के बीच में। ऐसा क्यों बोल दिया मैंने, क्योंकि एफ एक्स है क्या, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर है तो एफ एस कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर। अच्छा, एफ एस अगर एस स्क्वायर हो चुका है और एस की वैल्यू 0 से 4 में है, तो एफ एस की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से 16 में। ओके, अच्छा अब बताओ जी एस कितना होगा। तुम बोलोगे जी एस विल बी इक्वल टू, ये हर जगह इक्वल टू ही लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एस का रेंज दिया गया है, एस इज इक्वल टू दिस, तो एफ एस इज इक्वल टू दिस, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी एस इज इक्वल टू कितना होगा, ध्यान से मैंने ए के जगह पे क्या रख दिया, एस। जी ए मेरे पास गिवन था, मैं जी एस निकाल रहा हूं, तो मैंने ए के जगह पे क्या रख दिया, एस। तो ये पूरा का पूरा सेट क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एफ एक्स बिलोंग्स टू एस। अच्छा, एफ एक्स बिलोंग्स टू एस, जी एस जो होगा वो होगा एफ एक्स बिलोंग्स टू एस, मतलब 0 से 4। अच्छा, एफ एक्स कितना है, तुम बोलोगे एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 से 4। अच्छा, एक्स स्क्वायर अगर 0 से 4 के बीच में है तो एक्स कितना, ध्यान से सोच के बताना, कितने बच्चे 0 से 2 बोल देते हैं। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर 0 से 4 में है तो एक्स की वैल्यू आएगी -2 से 2। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -2 से 2। ओके, यहां तक आ चुके हैं। अब किसका जरूरत है मुझे, एफ ऑफ जी एस। एफ ऑफ जी एस निकाल लेते हैं, वो मेरे लिए इजी पड़ेगा। कैसे, तो एफ ऑफ जी एस कितना होगा, जी एस का होल स्क्वायर। अच्छा, मुझे जी एस पता है -2 से 2, तो एफ ऑफ जी एस कहाँ से कहाँ तक, इसका स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो ऑब्वियसली 0 से 4। तो ये मेरे पास आ गया 0 से 4। अच्छा बताओ जी ऑफ एफ एस कितना होगा, अब ये इंपॉर्टेंट है। जी ऑफ एफ एस का मतलब क्या होगा, ए की जगह तुमने क्या रख दिया, एफ एस, मतलब x बिलोंग्स टू आर सच डेट एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ एस, एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ एस। और मुझे पता है एफ एस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 16। तो एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 से 16 है, तो एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, गलती मत करना, -4 से
4 तक, तो ये कहाँ से कहाँ तक आ गया, -4 से 4 तक। इसका मतलब मुझे जो भी ऑप्शंस में यूज़ हो रहे थे वो सारे के सारे टर्म्स आ चुके हैं। अब देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन को। बोला गया g ऑफ एफ एस जो यहाँ से यहाँ तक है इज़ नॉट इक्वल टू s। सही बात है, s 0 से 4 तक, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो ट्रू है, ट्रू वाला आंसर नहीं है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, f ऑफ जी एस जो कि 0 से 4 है इज सेम एज s, एकदम ट्रू है ये भी। ओके बोला गया g ऑफ एफ एस मतलब -4 से 4 इज सेम एज जी एस, ये तो गलत है। ओके नेक्स्ट वाला देखो, f ऑफ जी एस 0 से 4 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ s, एकदम सही है। मतलब आंसर कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर 3। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ा, थोड़ा सा इधर उधर पूरा कैलकुलेशन करना पड़ा और बड़ी ही आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। तो जिसे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था वो स्किप करके निकल लेते, अगर तुम्हें फंडा क्लियर था तो कर लेते। थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से फंक्शन पे आ गया। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा, लेट एफ आर टू आर, फंक्शन डिफाइंड है आर टू आर में, बी डिफरेंशिएबल फंक्शन एट सी बिलोंग्स टू आर। मतलब सी कोई भी नंबर, एक रियल नंबर, उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है एंड इट इज गिवन दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 0। ओके एफ ऑफ सी, फंक्शन का वैल्यू सी पे 0। अब जी एक्स एक फंक्शन है एफ एक्स का मॉड, देन एट एक्स इज इक्वल टू सी, जी इज नॉट डिफरेंशिएबल ये सब। मतलब मुझे किसके डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कमेंट करना है, जी एक्स के। अच्छा, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पता कैसे करते हैं, एब इनिशियो प्रिंसिपल से, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल उसी को बोला जाता है। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, तो तुम ऐसे बोल सकते हो, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड सी, जी एक्स माइनस जी सी डिवाइड बाय एक्स माइनस सी। ये एग्जिस्ट करना चाहिए, अगर ये एग्जिस्ट कर गया तो हमारा काम खत्म। ओके तो अब देखो, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड सी, प्लस में जाओगे तो आर एस डी आएगा। आर एस डी निकालने के लिए तुमने बोला जी एक्स जो कि मॉड एफ एक्स माइनस जी सी डेट इज मॉड एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी। ओके यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब मुझे इतना तो पता है कि एफ ऑफ सी कितना है, 0। दिस मीन्स ये वाला पार्ट 0 आ गया। तो देखना ये कितना आया, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड सी प्लस मॉड एफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी। ठीक है, यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब मुझे आगे कुछ क्ल्यू नहीं लग रहा है, तो मैंने बोला ठीक है, एक बार क्या करते हैं कि LHL को भी कैलकुलेट, LSD को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड सी माइनस, फिर से जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ सी, मतलब एफ एक्स का मॉड माइनस एफ सी का मॉड डिवाइड बाय एक्स माइनस सी, जो कि फिर से आ जाएगा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी माइनस मॉड एफ एक्स बाय एक्स माइनस सी। अभी देखो यहाँ पे बच्चे आने के बाद क्या गलती करते हैं कि बोल देते हैं दिस इज डिफरेंशिएबल, या क्यों, क्योंकि दोनों तो मुझे सेम दिख रहा है। नहीं, सेम नहीं दिख रहा है। अब देखना ध्यान से कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता है तब तो हम लोग डायरेक्टली बोल देंगे नॉन डिफरेंशिएबल है ना। लेकिन लिमिट अगर एग्जिस्ट करता है तो तुम्हें दिख रहा होगा सी प्लस, मतलब एक्स अगर सी प्लस को जा रहा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव को जाएगा, ऊपर वाला भी पॉजिटिव, दिस मीन्स ये वाला ओवरऑल पॉजिटिव को जाएगा। लेकिन एक्स अगर सी से हल्का सा भी छोटा है तो ये वैल्यू कहाँ को जाएगी, नेगेटिव को। अच्छा, ऊपर वाला पॉजिटिव को, तो ये ओवरऑल नेगेटिव को आएगा। मतलब ये दोनों अलग अलग आएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नॉन डिफरेंशिएबल है। यहाँ से भी अगर तुम कंक्लूजन नहीं निकाल पाते तो व्हाट यू कैन डू, थोड़ा सा दिमाग लगाते, ये चीज़ पढ़ाया जाता है डिफरेंशिएबिलिटी में। देखना ध्यान से, हम लोग इसको एक स्टेप और फर्दर लिख सकते हैं। हमें ये पता है दिस इज सपोज लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड सी प्लस, मॉड के अंदर मैंने एफ एक्स माइनस एफ सी लिख दिया, क्योंकि एफ सी तो 0 है, समथिंग माइनस 0 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिवाइड बाय एक्स माइनस सी लिख दिया। ओके, और इसको लिख दिया मैंने लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड सी माइनस मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइड बाय एक्स माइनस सी। ओके, तो ये जो वैल्यू आई ये आ गई एफ डैश
सी का मॉड, और यहां से भी ये वैल्यू आई एफ डैश सी का मॉड। अभी देखना, ये दोनों सेम तभी होंगे जब एफ डैश सी की वैल्यू 0 होगी। मतलब यहाँ पे तुम प्लस और माइनस ले सकते हो, मॉड हटा के प्लस और माइनस ले सकते हो, ठीक है। तो जब प्लस और माइनस ले सकते हो तो ये दोनों सेम तभी होंगे जब दोनों के दोनों प्लस होंगे या फिर दोनों के दोनों माइनस होंगे। एक प्लस एक माइनस हो गया तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एक प्लस और एक माइनस हो गया तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दिस मीन्स ये दोनों इक्वल तभी हो सकते हैं व्हेन एफ डैश सी विल बी 0। क्या मुझे एफ डैश सी के बारे में कुछ बताया गया है? नहीं। तो क्या मैं कमेंट कर सकता हूँ डिफरेंशियबिलिटी पे? नहीं। दिस मीन्स एफ डैश सी जिस दिन नॉन जीरो हो गया वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, इसीलिए बोला गया नॉन डिफरेंशिएबल इफ एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। नहीं, एफ डैश सी 0 हो जाएगा तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। डिफरेंशिएबल इफ एफ डैश सी नॉट इक्वल टू 0, ये भी सही नहीं है। डिफरेंशिएबल इफ एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, ये सही है एकदम, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था डिफरेंशिएबिलिटी पे। हमें यहाँ पे सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का, कि इस तरीके से हम लोग किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। कितने जगह पे ऐसे ही बताया जाता है, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ h डिवाइड बाय h। तो ये भी सेम बात है, h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस पे ले जाओ, 0 माइनस पे ले जाओ, आर एच डी एल एच डी निकाल लो। तो ये लिखो चाहे ये लिखो, सेम बात है। बस हमने क्या किया, x माइनस सी को h से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया ए बी सी इज ए ट्राइंगुलर पार्क विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, एक पार्क बना दिया मैंने, ए बी इज इक्वल टू ए सी। इसका मतलब कैसा है, आइसोसेलेस। अगर ये ए, ये बी और ये सी है, एंड ये लेंथ आ गया 100 मीटर्स, ये लेंथ भी आ गया 100 मीटर, ओके। अब तुम्हें पता होगा कि यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे कट करेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, ठीक है। आगे देखते हैं अब। ए वर्टिकल टावर इज सिचुएटेड एट द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। मतलब इसी पॉइंट पे, मिड पॉइंट को सपोज एम बोल दिया कुछ देर के लिए, एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे वर्टिकल टावर को इरेक्ट किया गया। तो अगर 3D में मैं दिखाना चाहूँ तो सपोज इस टाइप का एक वर्टिकल टावर को इरेक्ट कर दिया गया, ओके। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एट ए एंड एट बी आर दिस एंड दिस, तो ए पे ये एंगल है, मान लेते हैं ए पे एंगल थीटा बना, ओके। देन द हाइट ऑफ द टावर, मान लेते हैं हाइट ऑफ द टावर इज h। अच्छा आप बताओ, हाइट ऑफ द टावर h है और मैं कुछ देर के लिए इस लेंथ को mc लेंथ को x मान लेता हूँ, इस लेंथ को भी x मान लेता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन सी am का लेंथ मुझे पता है। am का लेंथ अगर मुझे पता है, डेट इज 100 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर। अच्छा, तो मैं कुछ देर के लिए इस ए एम, इस सपोज पॉइंट पी है, पी ए एम ट्राइंगल को इधर बनाता हूँ। सपोज दिस इज पॉइंट ए, यहाँ से ए एम पे गए, दिस इज ए, दिस इज एम, यहाँ से एक परपेंडिकुलर टावर ड्रॉप किया और ये टावर एंगल बना रहा है कुछ तो अल्फा या थीटा मैंने लिया, चलो अल्फा लिया तो अल्फा। अब मुझे पता है कि ए एम का लेंथ इज व्हाट, रूट 100 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पी एम का लेंथ इज व्हाट, एच। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, अब यहाँ से ए पी का लेंथ निकाल सकता हूँ, क्या बोलेगा, हाँ, रूट अंडर ए पी का लेंथ मुझे चाहिए भी नहीं क्योंकि एंगल कॉट, तो मुझे कॉट अल्फा पता है। कॉट अल्फा कितना है, 3√2। कॉट अल्फा कितना होता है, बी बाई पी। टेन अल्फा होता है पी बाई बी, कॉट अल्फा बी बाई पी। बी बाई पी का मतलब रूट अंडर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच, दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करने के बाद 9 इंटू 2 18 इंटू एच स्क्वायर, 18 एच स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक रिलेशन मेरे पास आ गया एक्स और एच में। अब दूसरा रिलेशन के लिए उन्होंने क्या बोला, कॉसेक इनवर्स 2√2। कॉसेक इनवर्स 2√2 जो एंगल है वो किस पे है, बी पे। देखो यहाँ बी पे एंगल कुछ बीटा बना, तो अब ये वाला ट्राइंगल मैं बनाऊँ बी पी एम, तो यहाँ मेरे पास बी पॉइंट है, यहाँ मेरे पास एम पॉइंट है, दिस इज बी, दिस इज एम, यहाँ पे एक टावर खड़ा है पी तक, ये हाइट एच, बी एम लेंथ मुझे पता है एक्स, ये एंगल उन्होंने दिया है बीटा। अच्छा, ये एक्स ये एच, तो ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ओके। अब उन्होंने
कॉसेक बीटा दिया हुआ है, कॉसेक बीटा इज 2√2। अच्छा, कॉसेक बीटा क्या होता है? साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा p/h होता है, तो ये h/p होगा, डेट इज √x² प्लस h² डिवाइड बाई परपेंडिकुलर इज h। फिर से दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो 8h² इज इक्वल टू x² प्लस h²। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए h चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, x² को रिप्लेस करूँगा। देखो ये 7h² इज इक्वल टू x² आ गया, यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ से 18h² इज इक्वल टू 100² माइनस 7h², तो 25h² इज इक्वल टू 100², तो दिस इज 5h का होल स्क्वायर, दैट इज 100 का होल स्क्वायर। तो 5h की वैल्यू आ गई 100, तो h की वैल्यू आ गई 20, तो h इज इक्वल टू 20। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था। अब देखो 10th के बच्चे भी इसको कर सकते थे, थोड़ा सा विजुअलाइज करते तो, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने वाला था नहीं, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग ऑन द स्पॉट सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को ऑन द स्पॉट सॉल्व कर लेते। अगर क्वेश्चन 1 और 2, 1 वाले में प्रॉब्लम था तो छोड़ के निकल लेते, 2 वाला अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने आता है तो बहुत ही आसानी से हो जाता वो भी। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे आ गया? सिक्वेंसन सीरीज से, दिख रहा है? ओके, बोला गया A1 A2 A3 AN ये सारे के सारे AP में है एंड ये वैल्यू गिवन है, डेट इज देखना A1 प्लस A4 प्लस A7, अगला कितना होगा 4, A10 A13 A16 का सम गिवन है 114। अच्छा, देन उन्होंने पूछा है A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16 इज इक्वल टू व्हाट। अभी ध्यान से देखना इस सम को, जब तुम ध्यान से देखोगे तो इसके अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। क्या मेथड हो सकते हैं कि या तो तुम ये करो कि A1 को कुछ देर के लिए A मान लो, कॉमन डिफरेंस को D मान लो, तो A1 को लिख दो A, दिस इज A प्लस 3D, दिस इज A प्लस 6D, दिस इज A प्लस 9D, दिस इज A प्लस 12D, दिस इज A प्लस 15D। यहाँ से A प्लस समथिंग D में तुम्हारे पास रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। अब वही रिलेशन यहाँ भी यूज़ कर लेना, इसको A लिख देना, इसको लिख देना A प्लस 5D, इसको लिख देना A प्लस 10D। इस तरीके से करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो प्रॉपर्टी याद नहीं रखे हैं वो इस तरीके से करेंगे और उनका आंसर ऑब्वियसली आ जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन मैं दूसरा मेथड से बताता हूँ क्योंकि ये वाला कॉमन मेथड तो सबको आता है। अब तुम्हें AP में एक चीज़ पढ़ाया जाता है कि जब भी कोई AP लिखा हो तो सम ऑफ द नंबर्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड विल बी इक्वल। मतलब क्या बोला मैंने, अगर मैं A1 और A16 का जो सम निकालूंगा वो सेम होगा A4 और A13 के सम के बराबर, वो सेम होगा A7 और A10 के सम के बराबर। मतलब A1 और AN का जो सम होगा सेम होगा A2 एंड AN-1 के सम के बराबर, सेम होगा A3 एंड AN-2 के सम के बराबर। ये वाला प्रॉपर्टी होता है AP का। तो इससे पता चला मुझे कि ये सम और ये सम, तो दिस इज बेसिकली 3 टाइम्स A1 प्लस A16। ओके, दिस इज 3 टाइम्स A1 प्लस A16 विच इज इक्वल टू 114। तो यहाँ से हम लोग कट कर सकते हैं, 3 इंटू 3 9 38। तो A1 प्लस A16 की वैल्यू आ गई 38। अब यहाँ भी तुम्हें दिख रहा होगा A1 प्लस A16 एंड A6 प्लस A11 सेम होगा, तो दिस इज 2 टाइम्स A1 प्लस A16 पूछा गया है, तो 2 टाइम्स 38 कितना हो गया 76। तो ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था, ये तुम्हें ऑन द स्पॉट पहले अटेम्प्ट में ही सॉल्व कर लेना था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन से। अभी देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन है। अच्छा, ये हमें सिखाया जाता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब भी हो तो अंदर वाले को देख लो कहाँ कहाँ इंटीजर हो रहा है, उन सारे पॉइंट्स पे ब्रेक कर दो, ठीक है। ये सिखाया जाता है जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए, ठीक है। तो क्या करो, जहाँ जहाँ पे तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाला इंटीजर बनता हुआ दिख रहा है वहाँ वहाँ इंटीग्रेशन को ब्रेक कर दो। क्यों? क्योंकि हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, वो अपना वैल्यू चेंज कर लेता है, ओके। लेकिन जब तुम यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर फंक्शन देखोगे
तो तुम्हें अंदाज़ा लगेगा कि मुझे ये भी आइडेंटिफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट है कि ये वाला जो अंदर वाला फंक्शन है ये कब को इंटीजर होगा, कौन सा ऐसा एक्स है जहाँ पे ये इंटीजर होने वाला है। तो यहाँ से तुम्हें लग गया कि उससे तो नहीं बनेगा। क्यों? अगर सिंपल होता, अंदर में सिर्फ साइन 2x होता या कॉस 3x होता या साइन x होता, इन सब ये सब टाइप का चीज़ होता तो तुम्हारे लिए ईजी था, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है। लेकिन तुमने एक और चीज़ बोला कि जब कुछ नहीं समझ में आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो क्या करना चाहिए, किंग्स रूल लगा देना चाहिए। किंग्स रूल क्या होता है, a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज सेम एज a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ओके, तो इसको कुछ देर के लिए मैं i मानूँ अगर, तो i कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0 से 2 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन 2 a प्लस बी माइनस एक्स, 0 प्लस 2 पाई इज 2 पाई माइनस एक्स, एक्स के जगह मैंने 2 पाई माइनस एक्स रख दिया, 1 प्लस कॉस ऑफ 3 टाइम्स a प्लस बी माइनस एक्स डेट इज 2 पाई माइनस एक्स। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्लोज। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो यू कैन सी 0 से 2 पाई साइन ऑफ 4 पाई माइनस 2x। अच्छा, साइन 4 पाई यहाँ पे माइनस 2x मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो माइनस के साथ साइन 2x, ब्रैकेट के अंदर 1 तो रहेगा ही हमेशा। कॉस 6 पाई माइनस 3x इज सेम एज कॉस 3x। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज हुआ, अलाइड एंगल फॉर्मूला dx। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि जो यहाँ पे फंक्शन था सेम फंक्शन यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर में नेगेटिव में आ गया। डेट इज, अब तुम्हें अगर 2i निकालोगे, मतलब इसको और इसको सम करोगे, तो 2i विल बी इक्वल टू 0 से 2 पाई, पहले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर साइन 2x 1 प्लस कॉस 3x, फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर माइनस ऑफ साइन 2x 1 प्लस कॉस 3x ओवरऑल dx। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब यहाँ पे आता है कि तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर कितने अच्छे ढंग से आता है, क्योंकि तुमने पहले अप्लाई किया किंग्स रूल, उसके बाद तुम यहाँ पहुँच गए। अब इसके बाद क्या, तो बहुत बच्चे 0 बोल देते हैं, लेकिन किस्मत से 0 आंसर में नहीं है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू डायरेक्टली 0, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। हाँ, 0 होता है, लेकिन किस केस में होता है वो कंडीशन अप्लाइड है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स की वैल्यू 0 होगी व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, एंड -1 होगी व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब x अगर इंटीजर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 2.3 है, तो इसका सम 2.3 का 2 और यहाँ -3, तो ये -1 आ जाता है, ठीक है। ओके, तो देखो -1 जब इंटीजर नहीं है और 0 वैन इंटीजर है। ओके, अब यहाँ सोचो जब 0 से 2 पाई में जाओगे तो कितने इंटीग्रल वैल्यूज आएंगे। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि 0 से 2 पाई बेसिकली जब ये एरिया निकालोगे, दिस इज 0, दिस इज 2 पाई, यहाँ पे कहीं पाई, तो 1 2 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ठीक है। इन सब पे वैल्यू 0, बाकी हर जगह पे वैल्यू कितना, -1, हर जगह वैल्यू -1। ऐसा कुछ चलने वाला है सीन? हाँ सर, जब ऐसा चलने वाला है तो बेसिकली तुम डायरेक्टली, तुम्हें दिख रहा होगा इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। जब एरिया ही कैलकुलेट करना है मुझे, तो क्या इस 0 के कारण कोई एरिया आएगा, पॉइंट के कारण कोई एरिया आता है? नहीं आता है। जो एरिया आएगा किसके कारण आएगा, -1 के कारण आएगा। दिस मीन्स इस टोटल को क्या मैं डायरेक्टली -1 से रिप्लेस कर सकता हूँ? तुम बोलोगे हाँ। तो 0 से 2 पाई -1 dx, दिस इज इक्वल टू 2i। तो बताओ भाई 2i की वैल्यू कितनी आ गई, -2 पाई, तो i की वैल्यू कितनी आ गई, -पाई। i की वैल्यू कितनी आ गई, -पाई। ऑप्शन नंबर 2। तो ये इस क्वेश्चन को मैं रेट करूँगा बहुत अच्छा, मॉडरेट टू टफ लेवल का प्रॉब्लम है, हर बच्चों से ये सॉल्व नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो अगर तुमसे भी सॉल्व नहीं होता है तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, तुम आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। चलो, अब ये क्वेश्चन आ गया डिटर्मिनेंट का। मेरे पास 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट है और चारों ऑप्शंस में (1 + (2), (1 - (2) इस टाइप की चीज़ें दी हुई है।
अब देखो, जो बिल्कुल ही डिटर्मिनेंट नहीं पढ़े होते हैं कभी, वो एक गलती करते हैं कि सबको ऐड कर देते हैं। डिटर्मिनेंट ऐसे ऐड नहीं होता है। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू अलग से निकालना पड़ेगा, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू अलग से निकालना पड़ेगा। जब तुम दोनों डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखोगे तो मुझे दिख रहा है साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन माइनस कॉस, बाकी हर चीज़ सेम। इसका मतलब दोनों डिटर्मिनेंट में चेंज क्या हुआ, साइन थीटा के जगह साइन 2 थीटा यूज हो गया, कॉस थीटा के जगह कॉस 2 थीटा यूज हो गया, बाकी सब कुछ सेम। ओके, दिस मीन्स अगर मैं डेल्टा 1 की वैल्यू निकालूं तो देखो क्या आने वाला है। एक्स लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर क्या लेंगे, इसका रो इसका कॉलम को ख़त्म किया तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस साइन थीटा लिखोगे तो क्या होने वाला है देखना, माइनस साइन थीटा लिखा तो ये ख़त्म, माइनस एक्स इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा, अब प्लस कॉस थीटा लो, ब्रैकेट के अंदर क्या जा रहा है देखना, तो कॉस थीटा का रो कॉस थीटा का कॉलम कैंसल आउट हो गया, माइनस के साथ साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस के साथ एक्स कॉस थीटा। ओके, तो ये तुम्हारा आ गया डेल्टा 1 का वैल्यू। इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डेट इज यहाँ से आ गया माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ से यू कैन सी इसका कटेगा। अब यहाँ से माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, इन दोनों में एक्स कॉमन है और अंदर में जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 हो जाएगा, तो इसका भी कटा, तो फाइनली आ गया माइनस एक्स क्यूब। अच्छा, अब बताओ डेल्टा 2 जब निकालोगे तो तुम्हें दिख रहा है सब कुछ सेम आएगा, बस हर जगह थीटा की जगह क्या हो जाएगा 2 थीटा। तो क्या वैल्यू में कोई फ़र्क पड़ने वाला है, तुम बोलोगे नहीं। तो फाइनली ये भी, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आ गया डेल्टा, तो थीटा तो पूरा कटना ही है। दिस मीन्स डेल्टा 2 की वैल्यू माइनस एक्स क्यूब आ जाएगी एंड डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 2x क्यूब। तो ऑप्शन नंबर 1। तो ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था, मैक्सिमम बच्चों ने इसको कर लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, बहुत बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से ही डरते हैं, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि जेई मेंस जो कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं, तो जेई मेंस वाले क्या करते हैं, इजी वाले क्वेश्चन पूछते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। मतलब अगर तुम्हें बेसिक नॉलेज है कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा बहुत भी, तो तुम बहुत ही आसानी से जेई मेंस के कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, तो देखना, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 0, ए कोई भी एक नंबर है जो कि पॉजिटिव है, z मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज़ इन द फॉर्म 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। सबसे पहले इसको कैलकुलेट करो, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2 आयोटा। दिस मीन्स ये तो सिर्फ 2 आयोटा है ऊपर में, नीचे लिखा हुआ है ए माइनस आयोटा। तो इसको हमने क्या किया, रैशनलाइज कर दिया ताकि मेरे पास z अच्छा खासा आ जाए। तो ये कितना आ गया देखना, 2a आयोटा -2। ओके, 2 आयोटा इंटू आयोटा इज -2। यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1। ओके, तो ये तुम्हारे पास z आ चुका है। अब उसने बोला कि z जो है उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड √2/5 है। तो इसका मॉड z जब कैलकुलेट करोगे तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 1 तो रहेगा, ऊपर वाले का रूट अंडर 4a स्क्वायर प्लस 4, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √2/5। तुम स्क्वायर करोगे दोनों साइड तो क्या आएगा, 4a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5। 2 से 2 काट दिया तुमने, उसके बाद 2 यहाँ से 2 कर दिया, यहाँ से 2 कर दिया और 5 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 10a स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, देन तुम्हें z बार की वैल्यू निकालनी है। दिस मीन्स ए तो तुम्हें पता करना ही पड़ेगा। तो
ये आ गया 10 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके सिंपल। देखना ए स्क्वायर प्लस 1 या तो 0 होगा या फिर 10 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 और ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और ए इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3। अच्छा ए स्क्वायर प्लस 1 कभी 0 नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बोल रखा है कि ए इज़ ए पॉजिटिव नंबर। अच्छा पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर प्लस 1 कभी 0 होगा, बोलोगे नहीं, तो ये वाला रिजेक्ट हो गया। अब यहाँ से आया जो 2, ए की वैल्यू आई एक बार 3, ए की वैल्यू एक बार -3, ए पॉजिटिव है तो ये भी रिजेक्ट, मतलब ए की फाइनली वैल्यू कितनी आ गई 3। ए अगर आ चुका है तो यू हैव गॉट जेड। जेड कितना आ गया तुम्हारा बताओ? 2 × 3 दैट इज 6 आयोटा -2 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 + 1 10, सो दिस इज बेसिकली -2/10 प्लस 6/10 आयोटा। इसको और भी सिंप्लीफाई कर लो, -1/5 प्लस 3/5 आयोटा, -1/5 प्लस 3/5 आयोटा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4। तो ये इसीलिए मैंने बोला था कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन तो है लेकिन इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया तुम्हारे फेवरेट टॉपिक से, मैथमेटिकल रीजनिंग। फिर से मैं बोल रहा हूँ मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ लो, 4 मार्क्स गारंटीड है, बहुत ही इजी चैप्टर है। नहीं पढ़े हो तो जाना, प्लेलिस्ट में है मेरे मैथमेटिकल रीजनिंग करके एक प्लेलिस्ट है, उसको जाके वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। चलो 4 मार्क्स आ जाएंगे, एक दिन भी नहीं लगेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन इज ए टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी का मतलब क्या होता है? पूरा का पूरा ट्रू। तो अगर तुम ट्रूथ टेबल से जाते हो तो पूरा का पूरा ट्रू का मतलब हर जगह ट्रू आ जाए ट्रूथ टेबल में, ठीक है। लेकिन मैं ट्रूथ टेबल सजेस्ट नहीं करता हूं, तुम्हें पता होना चाहिए। मैं क्या बोलता हूं, क्या करो, हमेशा वेन डायग्राम से बनाया करो क्वेश्चन को। वेन डायग्राम से जब बनाओगे क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। और वेन डायग्राम में टोटोलॉजी का मतलब क्या होगा? पूरा पूरा शेडेड हो जाए। देख लेते हैं फटाफट। पहले वाले ऑप्शन को देखो, ये P ये Q। अच्छा P Q देखना, P इंटरसेक्शन Q का मतलब ये, इसका यूनियन लेना है इसलिए इसको तो रहने ही देना है। P का इंटरसेक्शन नॉट Q के साथ, P का इंटरसेक्शन नॉट Q के साथ, तो यूनियन इतना, तो यूनियन तो सिर्फ ये आया, तो ये टोटोलॉजी हो ही नहीं सकता है। इसको देख लो बस, यहाँ से ये P ये Q, ठीक है। अब बोला गया P यूनियन Q, मतलब ये पूरा का पूरा, और यूनियन लेना है उसका फिर से, तो ये तो रहेगा ही। P का यूनियन P तो रहेगा, उसका यूनियन नॉट Q के साथ, Q के बाहर सब कुछ। अरे ये तो पूरा का पूरा शेडेड हो गया, दिस मीन्स दिस इज टोटोलॉजी। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंगल ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो इसीलिए मैंने बोला ये इजी कैटेगरी के होते हैं, 4 मार्क्स गारंटीड है, बहुत ही आसानी से कर लो भाई। ये क्वेश्चन तो मतलब हर साल हर पेपर में एक क्वेश्चन तुम्हें दिख जाएगा क्रैमर्स रूल से। अब इसने फिर से सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशंस 3 अननोन गिवन है, और इन्होंने बोला है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन चाहिए। सबसे पहले तुमने देखा होमोजीनियस नहीं है ये, मतलब 0 0 0 नहीं है इस साइड, नॉन जीरो है मतलब नॉन होमोजीनियस। मतलब यहाँ पे तुम्हें सब कुछ चेक करना पड़ेगा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, ठीक है। अब देखना बोला गया कि इसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन तभी पॉसिबल होगा जब डेल्टा 0 हो जाए एंड साथ में डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सबके सब 0 हो जाए, क्योंकि इन तीनों में से एक भी नॉन जीरो रह गया, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो तुम्हें बस डेल्टा पहले इक्वेट करो 0 से, डेल्टा को इक्वेट करोगे 0 से तो 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा, इसको इक्वेट करोगे 0 से, यहाँ लैम्डा आ जाएगा। तो ये देखो कितना है, बेसिकली तुमने बोला 1 2 लैम्डा -6 -1, तो लैम्डा -2 प्लस 1 किया तो 3 - 2, ये कितना आ रहा है देखना, 2 लैम्डा -6 माइनस लैम्डा +2 एंड +1 के साथ 3 - 2 +1, तो यहाँ से इज इक्वल टू 0 होगा। 2 लैम्डा माइनस लैम्डा इज लैम्डा, 2 + 1 3
-6 -3, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 3। लैम्डा एक बार आ चुका है 3। अब म्यू के बारे में सोचना है, उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, डेल्टा 1 को इक्वेट करो 0 से। डेल्टा 1 को जब इक्वेट करोगे 0 से, तो डेल्टा 1 का मतलब क्या है कि पहले कॉलम में 5 6 म्यू 1 2 3 1 2 लैम्डा, लैम्डा है 3। ये तो 0 होगा ही क्योंकि दो कॉलम सेम हो गया, तो डेल्टा 1 भी 0 हो गया। अच्छा, अब डेल्टा 2 निकालो। डेल्टा 2 के लिए तुम्हें क्या करना होता है, इसको ऐसे ही रहने दो। 1 2 3 के जगह तुम क्या करोगे, 5 6 म्यू, बाकी फिर से 1 2 3, इसको इक्वेट करो 0 से। तो जब इसको इक्वेट करोगे 0 से, तो म्यू आ जाएगा, तुम्हारा दिख रहा है 1 18 -2 म्यू -5 3 -2 +1 म्यू -6 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 18 -2 म्यू। 5 में से 3 में से 2 गया, 1 × 5 इज -5 प्लस म्यू -6। तो ये इसको इक्वेट किया तुमने 0 से, तो अल्टीमेटली यू हैव गॉट 5 6 11, 18 में से 11 गया, कितना होगा 7। -2 म्यू प्लस म्यू इज माइनस म्यू इज इक्वल टू 0। म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 7। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू 3, म्यू की वैल्यू 7, तो लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 10। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4। तो ये सब इजी कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं। अब तक तो तुम्हें ये सब सीख जाना चाहिए, और इस टाइप के क्वेश्चन तुम स्कोरिंग है स्कोर कर सकते हो बहुत ही आसानी से। 4 मार्क्स आते जाएंगे, ठीक है, फटाफट 4 मार्क्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम दी हाउस ऑफ लिमिट। लिमिट क्या है भाई, बोला है लिमिट दिस इज इक्वल टू लिमिट दिस देन के इज इक्वल टू व्हाट। और तुम लिमिट को देखोगे तो ये सारे लिमिट्स कब पढ़ाए जाते हैं पता है, जब लिमिट का इनिशियल चैप्टर स्टार्ट होता है और लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में ही इस टाइप के लिमिट्स बता दिए जाते हैं। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ का इंडिटरमिनेंट फॉर्म x - 1 के कारण है, तो पहले वाली लिमिट को x⁴ - 1 को मैं ऐसे कर सकता हूँ, x² + 1 × x + 1 × x - 1 डिवाइडेड बाय x - 1, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1। मैंने क्या किया, बस x² का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया, उसके बाद ये a + b × a - b बना, फिर से a - b वाला a + b × a - b बन गया, इज इक्वल टू लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स के a³ - b³ का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, a - b ब्रैकेट के अंदर a² + b² + ab, नीचे a + b × a - b। अच्छा, अब तुम्हें पता होता है x k की तरफ जा रहा है, मतलब x - k 0 एग्जैक्टली नहीं है, तो ये दोनों कट हो जाएगा और ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 रखोगे तो यहाँ 1 + 1 2 × 2 4 आ गया इस साइड। इधर रखोगे k तो क्या आ जाएगा, k² + k² + k², 3k² डिवाइडेड बाय k + k इज 2k। तो यहाँ से k तो 0 है नहीं, तो k को कट कर दिया, तो यहाँ से यू कैन सी 3k इज इक्वल टू 8 आ गया, k की वैल्यू आ गई 8/3। सिंपलेस्ट क्वेश्चन मेरे हिसाब से, ठीक है, ये सारे के सारे बच्चे ने कर लिया होगा। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। इन्होंने कुछ तो ऐसा पूछा है, देख लेते हैं, ऑप्शंस बाद में मैच कर लेंगे, पहले क्या पूछा है वो देख लेते हैं। बोला गया अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2, देन ये जो बड़ा सा लिखा हुआ एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू कितनी होगी। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक का, कि सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये सब यूज़ करके सिखाया जाता है। और ये भी बताया जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा पावर हो जाए तब वन मेथड कैन बी, तुम इक्वेशन को ही यूज़ करो पावर बढ़ाने में। ओके, तो बहुत सिंपल है, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसने पूछा क्या है वो देखना पड़ेगा। ऊपर तो बहुत ही बड़ा नंबर दिख रहा है तो उसको कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। नीचे यहाँ पे कुछ दिख रहा है, जब इसको लिखोगे 1/α⁴ प्लस 1/β⁴, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा बेसिकली α⁴ प्लस β⁴ डिवाइडेड बाय α⁴ इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ है अल्फा - β⁴ 24 से, बाप रे 24। ओके, अब तुम्हें दिख रहा है किसी का कटता हुआ, तुमने इसको कट कर दिया, ये अल्टीमेटली लिखा हुआ था α
इंटू बीटा टू द पावर 12 डिवाइड बाय अल्फा माइनस बीटा टू द पावर 24। अब तुम्हें पता है अगर ये क्वाड्रेटिक है, इसके दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा, तो यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज -2 साइन थीटा, सी बाई ए होता है ना। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा माइनस बीटा निकालना है तो √d/a डायरेक्टली निकाल लो, ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लो। अगर तुम्हें याद नहीं है फॉर्मूला तब तो व्हाट यू कैन डू कि अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना, उसके बाद तुम वो वाला फॉर्मूला लगा देना, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ठीक है। या तो वो लगा देना, या तो तुम डायरेक्टली फॉर्मूला रिकमेंड किया जाता है कि डिफरेंस ऑफ द रूट का फॉर्मूला याद रखो, √d/a, डी कितना है b² डेट इज साइन स्क्वायर थीटा, b² -4ac डेट इज माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2a, डिवाइड बाई a बेसिकली, तो a तो 1 है, तो √d/a। अब इसका पावर 24, पावर 24 इज बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा, 4ac इज 8 साइन थीटा का पावर 12। वैल्यू पुट ऑन कर दो, क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा टू द पावर 12 इज 2 टू द पावर 12 इंटू साइन 12 थीटा, नीचे आ गया, इसमें साइन थीटा कॉमन निकालोगे तो साइन 12 थीटा कॉमन निकलेगा बाहर, ब्रैकेट के अंदर जाएगा साइन थीटा प्लस 8 टू द पावर 12, ये तो कैंसल आउट हो गया। अल्टीमेटली आ गया 2 टू द पावर 12 डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस 8 टू द पावर 12, ये है तुम्हारा आंसर, 2 टू द पावर 12 डिवाइड बाय ऑप्शन नंबर 2। तो ये सब इजी कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अगर तुम अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे हो, सिंसियर हो, तो ये सारे क्वेश्चंस तुमसे हो जाने चाहिए। तुम्हें दिखा होगा कि शुरुआत के 1-2 क्वेश्चन में डिफिकल्टी आई, थोड़ा सा नया नया कॉन्सेप्ट आया, लेकिन फिर से जो इधर मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया 3-4, वो सारे के सारे कैसे थे, ईजी थे। इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि सेलेक्टिव बना करो। अगर तुम एग्जाम में सेलेक्टिव बनते हो तो तुम बहुत ही आसानी से, यहाँ तो मैं 30 क्वेश्चन वाला सॉल्व कर रहा हूँ, अब तो तुम्हारे एग्जाम में 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो तुम 25 क्वेश्चन में सेलेक्टिव बनोगे तो 15 क्वेश्चन तो मिनिमम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 15 से 20 सॉल्व करने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इस बार तो तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस भी मिलेंगे। इंटीजर टाइप में 10 क्वेश्चन में तुम्हें 5 ही सॉल्व करने होंगे। उन 5 को 100% इस तरीके से बना लो कि 10 में से मैं एग्जैक्टली 5 सेलेक्ट करके 5 को 100% तो लाऊंगा ही उसमें। बाकी के जो तुम्हारे 20 क्वेश्चंस बचे उसमें तुम क्या कर सकते हो, सेलेक्ट करके कुछ एक 10-12 क्वेश्चन कर सकते हो, आसानी से तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। चलो, ये आ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर्कल वर्कल दिख रहा है, कैसे सोचेंगे देखना। बोला इफ द सर्कल दिस, के कुछ भी एक रैंडम वेरिएबल है, एंड दिस, पहले तो इस सर्कल को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल सर्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कुछ भी कैलकुलेशन करो सबसे पहले तुम्हें नॉर्मल सर्कल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अब बोला गया ये दोनों जो सर्कल है इंटरसेक्ट एट द पॉइंट्स P एंड Q, मतलब ये दोनों सर्कल कैसे हैं, इंटरसेक्टिंग है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओके। देन द लाइन दिस पासिस थ्रू P एंड Q फॉर K के बारे में, मतलब एक लाइन है जो P और Q से पास कर रही है, ओके, और उस लाइन का इक्वेशन मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, तो K के बारे में पूछा गया है कि बताओ भाई K क्या होगा। ध्यान से सुनना, मेरे पास अगर S1 इज इक्वल टू 0 एक सर्कल है, S2 इज इक्वल टू 0 दूसरा सर्कल है, तो ये जो कॉमन टेंजेंट होता है ये वाला, ये रेडिकल एक्सिस की तरह ट्रीट होता है। इसका इक्वेशन क्या आता है तुम्हें पता होना चाहिए, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 होता है सर। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, S1 तुम्हें ऑलरेडी पता है, बहुत ही सिंपल सा दिया हुआ है, S2 को सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा। चलो S2 को सिंप्लीफाई करते हैं। जब S2 को सिंप्लीफाई करोगे तो तुम क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। अच्छा, 2 से डिवाइड कर दिया तो मैंने पहले S1 लिख दिया, डेट इज x² प्लस y² प्लस 5kx प्लस 2y प्लस k इज इक्वल टू 0। दूसरे वाले को 2 से डिवाइड करने के बाद लिख सकते हैं x² प्लस y² 2kx बाई 2x kx 3y/2 3/2y माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर दो इन दोनों को,
ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटेगा, 5kx माइनस के एक्स डेट इज 4kx, 2y माइनस 3/2y तो 1/2 y, k माइनस माइनस प्लस तो k प्लस हाफ, दिस इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए या फिर डायरेक्टली मैं कंपेयर कर दूँ तो 4x प्लस 5y माइनस के इज इक्वल टू 0। ये लाइन एंड ये लाइन दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करता है। दिस मीन्स व्हाट, दोनों सेम लाइन को तभी रिप्रेजेंट करेंगे व्हेन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। बस तुम्हें क्या करना था, 4k/4 इज इक्वल टू 1/2/5 इज इक्वल टू k प्लस 1/2 डिवाइड बाई माइनस के। अब तुम्हें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो तुमने पहले इन दोनों को इक्वेट किया। बहुत बच्चे यहाँ मिस्टेक करेंगे, देखना कि एक ही करके छोड़ देंगे, ये दूसरा चेक ही नहीं करेंगे, तीनों इक्वल होना चाहिए। 4k/k इज k इज इक्वल टू 1/10। इन दोनों को मैंने इक्वेट किया तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1/10। क्या आंसर लाइटली लिख देंगे? नहीं, क्योंकि इन्होंने वही पूछा है कितने वैल्यू ऑफ k के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा इस k पे ये दोनों भी इक्वल हो रहे हैं या नहीं। इन दोनों से k निकालोगे तो कितना आएगा, 1/10 इज इक्वल टू 2k प्लस 1 बाय माइनस 2k डेट इज 2 इंटू 5। तो यहाँ से माइनस k इज इक्वल टू आ गया 10k प्लस 5। तो यू कैन से माइनस 9k इज इक्वल टू 5, k इज इक्वल टू माइनस 5/9 आ गया। अरे वाह, ये दोनों किसी और k के लिए इक्वल हो रहे हैं और ये दोनों किसी और k के लिए इक्वल हो रहे हैं। मतलब ऐसा कोई k एग्जिस्ट ही नहीं करता है जिसके लिए तीनों के तीनों इक्वल हो रहे हैं। क्या बोला मैंने, ये दोनों से जब k निकाला तो कुछ और आया, ये दोनों से जब k निकाला तो कुछ और आया। दिस मीन्स ये दोनों इक्वेट होंगे इसी k के लिए, ये दोनों इक्वल होंगे इसी k के लिए। मतलब तीनों अगर इक्वल होंगे तो कोई भी ऐसा k नहीं है जिसके लिए तीनों इज इक्वल टू आ जाए। दिस मीन्स आंसर शुड बी नो वैल्यू ऑफ k। तो इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, बस यहाँ पे ही सोचना था। ठीक है, यहाँ तक तो मैक्सिमम बच्चे आ गए होंगे। हो सकता है बच्चे अगर मिस्टेक करें तो इसके बाद मिस्टेक करें, इसके पहले तो मिस्टेक करने की चांसेस बहुत कम है। चलो फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आ गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी बेसिक लेवल के आते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत टेक्निक लगाना होता है। कितनी बार तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से ही सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, देखो बोला गया इफ द लाइन दिस इज टेंजेंट टू द एलिप्स दिस एट पॉइंट दिस। वाह, मतलब क्या है कि उन्होंने एक एलिप्स दिया, उस एलिप्स पे एक पॉइंट है, इस एलिप्स पे इस पॉइंट पे एक टेंजेंट का इक्वेशन लिखा गया और वो इक्वेशन सेम इसके बराबर आया। देन द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, ये तो सबको पता होगा, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम इज 2b² a। ठीक है, ओके, तो बेसिकली a और b निकालना था तुम्हें। a और b निकालने के लिए उन्होंने दे रखा है कंडीशन। अगर तुम सोचो इस एलिप्स पे इस पॉइंट पे टेंजेंट लिखोगे तो क्या आएगा, x(x1), एक्स स्क्वायर को रिप्लेस किया जाता है x(x1) बाई a², वाई स्क्वायर को रिप्लेस करोगे y(y1) से तो y(y1) तो -9/2 b²y। ठीक है, y इंटू y1 लिख दिया तुमने इज इक्वल टू 1। ओके, दिस शुड बी द इक्वेशन। अब यहां से तुम्हें ये पता है कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 12, ये दोनों सेम इक्वेशन है। फिर से देखा जाए तो सेम कॉन्सेप्ट पे ये लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इससे पहले भी हमने सेम काम किया, अभी भी सेम काम कर रहे हैं कि एक लाइन का इक्वेशन निकाल दिया, दोनों लाइन सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कंडीशन लगा देना है तुम्हें। तो देखो, मतलब तुम्हें दिख रहा होगा कि जेईई मेंस वाले थोड़ा सोचते भी नहीं है, मतलब सेम कॉन्सेप्ट बार बार लगवा रहे हैं। ओके, तो व्हाट यू कैन डू, 3/a²/1 इज इक्वल टू माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 9/2 b² बाई 2, तो यहां से 4 आ गया इज इक्वल टू 1/12। मतलब ये था कि 9/2 b² डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, 9/4 b²। ठीक है, तो यहां से a² इज इक्वल टू 36, a की वैल्यू आ गई 6 प्लस माइनस। ठीक है, अब वहां से
तुमने देखा कि 4 इंटू 3 27 इज इक्वल टू 2b²। तो 2b² की वैल्यू आ गई 27। तो तुम्हारा फाइनली आंसर कितना आ जाना चाहिए? 27/6। 3 9/2। ओके, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे एक 2 लिख दिया है। हाँ ठीक है, तो ये नहीं आना चाहिए 2, b² की वैल्यू आ गई, तो 9 इंटू 2 डेट इज 9 आ गया। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इज 9। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, तुमसे हो जाना चाहिए था। ठीक है, ओके। नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द हाउस ऑफ वेक्टर्स एंड 3D। बोला गया है एक क्यू पॉइंट है मेरे पास 0, -1, -3 इज द इमेज ऑफ द पॉइंट P इन द प्लेन दिस। वाह, एक प्लेन गिवन है अपने पास, एक प्लेन गिवन है। ठीक है, एक पॉइंट गिवन है Q, इसका इमेज इस प्लेन पे P है। तो बेसिकली वाई से वर्सा, P का इमेज Q होगा, Q का इमेज P होगा इस प्लेन पे। ओके, तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे? इमेज फार्मूला यूज करके। जिसको भी नहीं याद है मैं थोड़ी देर बाद बता दूंगा इमेज फार्मूला क्या होता है। ठीक है, बोला गया एंड R इज द पॉइंट ऑन दिस पॉइंट दिस, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ओके, R का कोऑर्डिनेट मुझे ऑलरेडी पता है, P का कोऑर्डिनेट अगर पता हो जाता तो मेरा लाइफ बहुत ही ईजी हो जाता। ठीक है, P का कोऑर्डिनेट अगर पता हो जाता तो लाइफ बहुत ईजी हो जाता। ओके, P का कोऑर्डिनेट पता किया जा सकता है। अगर P का कोऑर्डिनेट XYZ है तो यू कैन से x माइनस x0/a, इसका इक्वेशन लिख दो 3x - y + 4z इज इक्वल टू 2। x माइनस x0/a इज इक्वल टू y माइनस y0/b इज इक्वल टू z माइनस z0/c इज इक्वल टू इमेज का फॉर्मूला इसलिए -2 टाइम्स ax0 0 माइनस माइनस +1 -12 -2 डिवाइड, मतलब ये पॉइंट इसमें रख दिया, डिवाइड बाय a² + b² + c², 9 + 1 + 16। यहाँ से यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। ये था इमेज फार्मूला, मैंने बोला थोड़ी देर में बता दूंगा। ठीक है, यहाँ से तुम्हें x, y, z पॉइंट पता चल जाएगा। Q पॉइंट ऑलरेडी पता है, तो तुम क्या कर सकते हो, PQ का डिस्टेंस निकाल सकते हो, या तो तीनों साइड का डिस्टेंस निकाल के हीरोन्स फार्मूला लगा दो, या फिर तीनों कोऑर्डिनेट पता है। अगर 2D में पता होता तब तो तुम डायरेक्टली x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 लगाते। लेकिन यहाँ 2D में तो पता है नहीं, 3D में है। 3D में है तो व्हाट यू कैन डू, वेक्टर का यूज़ किया जा सकता है। अगर मेरे पास A पता है, B पता है, C पता है, तो AB वेक्टर पता है बेसिकली, AC वेक्टर पता है बेसिकली, तो हाफ इंटू AB क्रॉस AC वेक्टर विल बी दी फाइनल आंसर, है ना। इसका मॉड निकाल लेते, ये आंसर आ जाता। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये तो ट्रिवियल मेथड है, ये सबको आना चाहिए। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा दिमाग से देखूं, जब इस टाइप के कुछ पॉइंट्स आ जाए रैंडम, तो एक बार जो प्लेन गिवन है उस पर सेटिस्फाई करके देख लो। इस पॉइंट को अगर मैं प्लेन पे रखता हूँ तो 3 × 3 9, -1 -1 +1, 4 दूना 8, ये एग्जैक्टली देखो 2 आ रहा है। इससे तुम्हें क्या पता चला, ये जो Q पॉइंट, मतलब ये जो पॉइंट है 3, -1, 2, ये एग्जैक्टली इसी प्लेन पे है। R इज 3, -1, 2 -2। अब देखो लाइफ कितना आसान हो गया। आई कैन ऑलवेज फाइंड दिस डिस्टेंस, प्लेन का इस पॉइंट से डिस्टेंस पता चल सकता है। कैसे? निकालो डिस्टेंस फार्मूला से, ax0 + by0 + cz0 + d डिवाइड बाय √a² + b² + c²। फार्मूला लगा देते हैं, है ना। फार्मूला लगा देते हैं प्यारा सा। देखो ये डिस्टेंस को मैंने d बोला, तो d विल बी इक्वल टू ax0 3 का 0 +1 -12 -2 डिवाइड बाय √9 +1 +16 का मॉड। ये कितना आ रहा है? तुम बोलोगे सर 12 2 14 एंड इधर से 1 गया तो 13
13 बाई रूट अंडर कितना आ रहा है देखना, 10 26। ओके, 13 बाई रूट 26 ये डिस्टेंस है। ओके, अब मुझे क्यू आर डिस्टेंस भी पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला से क्यू आर कितना आ जाएगा, रूट अंडर 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर 9, -1 -1 0, -3 -2 डेट इज 1। तो ये कितना आ रहा है, √10। ओके, तो ये √10 है, ये डी पता है तो मुझे ये डिस्टेंस पता है। ओके, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ऑलवेज निकाला जा सकता है। कैसे, फॉर्मूला लगा के। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज x है, या फिर m पॉइंट ले लूँ तो rm का डिस्टेंस विल बी इक्वल टू रूट अंडर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर डेट इज 10 माइनस डी स्क्वायर 169/26। so this will be equal to √260 minus 169/26। तो ये कितना आ गया, 91/26। ठीक है, तो यहाँ से 13 2 √7/2। ओके, तो ये डिस्टेंस आ गया √7/2। तो ये एरिया आ जाएगा तुम्हारा, ये एरिया आ जाएगा। तो इसी का दोगुना एरिया, तो हाफ इंटू बेस 13/√26 इंटू हाइट √7/2। ठीक है, तो ये तुम्हारा एरिया इंटू 2। तो बेसिकली ये कितना आ रहा है देखना, दिस इज इक्वल टू इंटू 2 कर दिया तो ये तो कैंसल आउट हो गया, √13 इंटू √13 डिवाइड बाई √2 इंटू √13 इंटू √7 डिवाइड बाई √2। एक √13 कट गया, √91 आ गया और नीचे 2 आ गया, √91/2 ऑप्शन नंबर 3। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। अगर तुम भिड़ चुके हो, तुम्हें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका था स्टेप वाइज कि क्या क्या तुम्हें सोचना था, तुम अगर वो सोच चुके हो तो थोड़ा सा 1-2 मिनट ज़्यादा लगेगा, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करके निकल लो। ठीक है, अगर तुम्हें क्लिक नहीं कर रहा था तब तो हट जाते। मुझे लग रहा है कि बहुत कम बच्चों ने ये चीज़ देखा होगा कि ये पॉइंट इज एग्जैक्टली लाइंग ऑन दिस प्लेन। ठीक है, अगर ये नहीं देखा होता तो और भी लेंदी हो जाता क्वेश्चन। ठीक है, अरे ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तो IIT JEE में पूछा जा चुका है एक बार। मेरे पास एक फंक्शन है fx, दूसरा फंक्शन है gx। बोला है सेट ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ x वेयर द फंक्शन hx विच इज f ऑफ gx इज इंक्रीजिंग। अच्छा, फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, सबको पता होना चाहिए। एफ डैश एक्स कैलकुलेट किया जाता है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव है जहां पे, तो वहां पे इंक्रीजिंग है फंक्शन। अब देखो एच एक्स के बारे में कमेंट करना है। एच एक्स इज बेसिकली एफ ऑफ जी एक्स। तो पहले वो पुट ना करके मैं डायरेक्ट यहाँ एच डैश एक्स निकाल ले रहा हूँ। चेन रूल लगेगा एफ डैश ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। ओके, एफ डैश ऑफ जी एक्स, एफ डैश एक्स पहले निकालो तो कितना आ रहा है, e टू दी पावर x माइनस 1, उसके अंदर जी एक्स, तो e टू दी पावर x स्क्वायर माइनस एक्स लीड x माइनस 1 इंटू जी डैश एक्स डेट इज 2x माइनस 1। अच्छा, इसको इक्वेट करोगे जीरोस तो क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, ये 1/2 पे 0 होगा, एक 0 पे 0 होगा, x इज इक्वल टू 0 रखो तो e टू दी पावर 0 माइनस 1 1 माइनस 1 0, एक 1 पे 0 होगा। ठीक है, अभी सोचो 1 से बड़ा कुछ भी वैल्यू लोगे तो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव। 1/2 से 1 के बीच में 1/2 से बड़ा लोगे तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इसके बारे में सोचो, ये 0 1 1 से बड़ा में ये पॉजिटिव रहता है, इधर नेगेटिव रहता है, इधर पॉजिटिव। मतलब 0 से 1 में कुछ भी ले लो, ये वैल्यू क्या आने वाली है, नेगेटिव। ये e पे पावर सम नेगेटिव आ गया तो ये 1/e टाइप समथिंग बन गया, उसमें -1 करोगे तो ऑब्वियसली ये टर्म नेगेटिव आ गया उस टाइम पे, और ओवरऑल नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव। अच्छा, अगला जब 0 से हाफ में जाओगे तो फिर से वही केस, ये तो नेगेटिव,
जीरो से हाफ में बेसिकली हो क्या रहा है कि ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो ये टोटल नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, जीरो से छोटा ये तो अब नेगेटिव है, जीरो से छोटे में ये पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव, तो नेगेटिव। तो इंक्रीजिंग कहाँ हो रहा है, वन के आगे जीरो से हाफ, वन के आगे जीरो से हाफ, ऑप्शन नंबर 2। तो इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था, मैक्सिमम बच्चों ने इसको कर लिया होगा। ठीक है, नाउ ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी क्लास में करवा चुका होता हूँ, इसलिए मुझे मज़ा आता है इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखना क्या है, अब इन्होंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस दे के रखा है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस दे के रखा है और एक ही इक्वेशन दे के रखा है। कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल। अच्छा, 2 वेरिएबल हो तो कितने इक्वेशंस चाहिए होते हैं सॉल्व करने के लिए, तुम बोलोगे 2 इक्वेशन। इन्होंने कितने इक्वेशंस दिए हैं, 1 इक्वेशन। अच्छा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जब चैप्टर पढ़ाया जाता है, सॉल्विंग इक्वेशंस बाय बाउंड्री कंडीशन, उसमें यही चीज़ बताया जाता है क्या, कि अगर मेरे पास सिंगल वेरिएबल मतलब 2 वेरिएबल हो और एक ही इक्वेशन गिवन हो, दिस मीन्स कि वो वाला क्वेश्चन जरूर बाउंड्री कंडीशन से सॉल्व होगा, इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है। ओके, तो इसको हमने सॉल्व करने का सोचा। देखना, दिस इज 2 टू दी पावर रूट अंडर, ये क्या लिखा हुआ है, a² माइनस 2ab प्लस 1 दे दो एंड 4 रहने दो, तो ये बेसिकली साइन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 लिखा हुआ है। ओके, ये तो पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 4 टू द पावर साइन स्क्वायर y। ओके, अब बाउंड्री कंडीशन निकालते हैं। तुम्हें पता है साइन स्क्वायर y कुछ भी हो दुनिया में, ये हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा, मतलब ग्रेटर देन 0 होगा, 1 से छोटा होगा। अच्छा, एग्जैक्टली 0 पे ये 1 आता है, एग्जैक्टली 4 पे 4 आता है। अच्छा, देखना अब आगे, ये वाला चीज साइन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा, 4 या 4 से बड़ा ही होगा। अच्छा, तो ये 4 या 4 से बड़ा होगा, उसका रूट लेंगे तो ये चीज 2 या 2 से बड़ा होगा। 4 या 4 से बड़ा नंबर का रूट लोगे तो वो 2 या 2 से बड़ा होगा ऑब्वियसली। अब 2 पे 2 या 2 से बड़ा नंबर लोगे तो हमेशा 4 या 4 से बड़ा होगा, और ये नंबर हमेशा 4 या 4 से छोटा होगा। ओके, 4 टू दी पावर 0 से 1 लोगे तो 4 या 4 से हमेशा छोटा होगा, और ये हमेशा 4 या 4 से बड़ा होगा। अच्छा, और दोनों को क्या लिखा गया है कि दोनों दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस, वो तो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब दोनों के दोनों लेस देन, तो ये कभी नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये 4 या 4 से बड़ा है हमेशा, एक नंबर जो 4 या 4 से हमेशा बड़ा है और दूसरा नंबर 4 या 4 से हमेशा छोटा है, और ये कंडीशन a इज लेस देन इक्वल टू b सेटिस्फाई करना है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब a इज इक्वल टू b हो गया। क्यों, क्योंकि a और b बड़ा नहीं है, तो ये हमेशा 4 से बड़ा कुछ 4.1 आ गया, और ये हमेशा 4 से छोटा 3.9 आ गया, तो ये कंडीशन कभी पॉसिबल होगा, लेस देन कभी हो पाएगा, तुम बोलोगे नहीं। इसका मतलब दोनों के दोनों कितने होने चाहिए, 4 के बराबर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे टीचर करवाते भी हैं क्लास में। अब दोनों 4 कभी हो सकता है, व्हेन साइन x माइनस 1 की वैल्यू 0 हो जाए और साइन स्क्वायर y की वैल्यू भी 1 हो जाए। ओके, दिस मीन्स साइन x की वैल्यू 1 हो जाए एंड साइन स्क्वायर y की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो जाए। दिस मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, मॉड ऑफ साइन y विल बी साइन x, मॉड ऑफ साइन y विल बी साइन x हो जाए, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, आज के बाद ये कंडीशन याद रखना, ठीक है, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो तुमसे हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब आर बोथ 0 in the expansion of the expression this in power of x, then the ordered pair a comma b is equal to what? ओके, तो ये इजी क्वेश्चन है। क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना होगा, उसको इक्वेट करना होगा 0 से, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट निकालना होगा, उसको इक्वेट करना होगा 0 से। तो ये सारे क्वेश्चंस अब 17 या उसके बाद वाले सारे क्वेश्चंस हम लोग
पार्ट 2 में करने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।